नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। सभी बच्चों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल डियर लर्नर्स पर, जहां कि आप मेरे साथ यानी शशांक तिवारी के साथ पढ़ते हैं हिंदी का सेक्शन और सीडीपी का सेक्शन भी पढ़ते हैं इसी चैनल पे। तो यहाँ पर मैं पढ़ाऊँगा आपको हिंदी का सेक्शन। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि टॉपिक जो हमारा चल रहा था समास चल रहा था। समास में हमने तत्पुरुष समास पढ़ाया था और तत्पुरुष समास जैसे कि मैंने पिछली आपकी जो भी क्लासें दी हैं आपने खूब पसंद किया है उसको, आपने खूब उसमें प्यार जताया है। तो उसी प्यार से हम मोटिवेट होते रहते हैं और हम नई नई क्लासेस बनाने के लिए प्रेरित होते रहते हैं। तो एक बार फिर से मैं आपके सामने उपस्थित हूँ समाज की एक अगली क्लास को लेकर के, और हम ऐसी आशा करते हैं कि आप अपने घर में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही अच्छी तरीके से आगे कंटिन्यू कर रहे होंगे। और हमें आपसे ऐसी गुजारिश करते हैं कि आप यूं ही अपनी पढ़ाई को यूं ही कंटिन्यू करते रहिए ताकि आप अपनी मंजिल तक ज़रूर पहुँचें। आपका लक्ष्य हमारा लक्ष्य, हमारा लक्ष्य आपका लक्ष्य पूरा हो जाए, ताकि आप अपने जीवन में जो भी आयाम आपने तय किए हैं वो सारे आपको मिलें। हमारी ऐसी ईश्वर से कामना है। इसी आशा और विश्वास के साथ में आज हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। आज हम ये प्रयास करते हैं कि तुरंत जो अपना तत्पुरुष समास है ये सारा का सारा ख़त्म हो जाए। कल मैंने आपको बताया था कि जो कारक चिन्ह होते हैं प्यारे बच्चे, वो होते हैं 8 प्रकार के। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अधिकरण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। 8 प्रकार के होते हैं जिनमें कि हम संबोधन और कर्ता कारक को समास में तत्पुरुष समास के अंतर्गत नहीं लेते हैं। बाकी कर्म तत्पुरुष, करण, संप्रदान, अपादान, संबोधन और अधिकरण 6 प्रकार के कारकों को हम इसके अंतर्गत रखते हैं। मैंने कल भी आपको बताया था कि मैंने कल आपको कर्म तत्पुरुष समास पढ़ा दिया था। आज जो मैं पढ़ाने वाला हूं आपको वो है अगला नंबर, जिसको कहते हैं आप करण तत्पुरुष समास। और ये जो आप पढ़ रहे हैं ये आप पढ़ रहे हैं लुप्त कारक चिन्ह, लुप्त कारक चिन्ह तत्पुरुष समास के अंतर्गत। ये तत्पुरुष समास का एक भाग हुआ करता था, होता है, और इसी के अंतर्गत आप पढ़ रहे हैं दूसरे प्रकार का एक समास जिसको कहते हैं करण तत्पुरुष समास। तो प्यारे बच्चे, अगर हम बात करें करण तत्पुरुष समास की, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है कि ऐसा तत्पुरुष, देखिए करण का कारक चिन्ह क्या होता है, तो आप कहेंगे सर जी करण का कारक चिन्ह होता है से या के द्वारा। जब आपने बताया कि करण का कारक चिन्ह से या के द्वारा होता है प्यारे बच्चे, तो आप बताइए कि इसकी अगर परिभाषा की बात करें क्या होगी, तो आप यही कहेंगे सर जी इसकी परिभाषा ये होगी कि ऐसा तत्पुरुष समास जिसके मध्य से या के द्वारा परसर्ग या विभक्ति का लोप। जब मैंने कहा था जो विभक्ति चिन्ह होते हैं प्यारे बच्चे इनको परसर्ग भी कहा जाता है, तो अगर यही कहेंगे कि दोनों के बीच में से या के द्वारा परसर्ग का लोप हो जाता है, वहाँ पर करण तत्पुरुष समास होता है। तो लिख लेते हैं ऐसा तत्पुरुष समास जिनके दोनों पदों के मध्य किसका लोप हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर जी से या के द्वारा। से के द्वारा क्या है, या तो आप कहेंगे विभक्ति चिन्ह है, इसी को आप परसर्ग भी कहते हैं। से के द्वारा परसर्ग का लोप होना मतलब छिपना, लोप हो जाता है। बात खत्म हो गई। तो परिभाषा कोई बहुत विशेष, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं लगानी है आपको, बस इतना करना है कि जो कारक चिन्ह वही समास विग्रह करते समय लोप हो जाएगा उसका, मतलब जब उससे हम समासिक पद बनाएंगे तो लोप हो जाएगा, और जब किसी समासिक पद का हम समास विग्रह करेंगे तो वही कारक चिन्ह दिखाई देने लगेगा। जैसे एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे एग्जाम्पल है तुलसी रचित। जैसे अगला एग्जाम्पल है अश्रुपूर्ण। अगला एग्जाम्पल क्या है,
अश्रुपूर्ण। अगला है अकाल पीड़ित, अकाल पीड़ित। फिर अगले प्यारे बच्चे हैं दयाद्र। फिर अगला है मोहांध। अब देखिए इन चारों पांचों का हम विग्रह करके देखते हैं। आपने देखा लिखा हुआ तुलसी रचित। कोई भी अगर कोई कृति है जो किसी के द्वारा रची गई है तो इसमें सीधा सीधा खुद ही समझ में आता है। तुलसी रचित का मतलब है तुलसी के द्वारा रचित, तुलसी के द्वारा रचित। जैसे ही आपने इसका विग्रह किया आपने देखा कि ये जो के द्वारा जो चिन्ह का जो लोप था ना यहाँ पर, वो यहाँ पर प्रकट होना शुरू हो गया। इसका मतलब इसमें कौन सा समास है? तो आप कहेंगे सर जी करण तत्पुरुष समास है। अश्रुपूर्ण तो लिख देंगे अश्रुओं से पूर्ण, अश्रुओं से भरा हुआ। वही भी देखो बात है, यहाँ पर से कारक चिन्ह आ गया। अब देखिए से कारक चिन्ह दो प्रकार के होते हैं। एक तो से कारक चिन्ह का प्रयोग आप करते हैं करण तत्पुरुष समास में, दूसरे से कारक चिन्ह का प्रयोग करते हैं आप कहाँ पे? तो आप कहेंगे अपादान में। परंतु यहाँ पर देखिए जो अश्रुपूर्ण है, तो आप बताइए जो व्यक्ति अश्रुपूर्ण होगा तो उसकी आंखों में आंसू होंगे कि आंसू आंखों से अलग होंगे? तो आप कहेंगे सर जी अगर कोई भी व्यक्ति अश्रुपूर्ण है इसका मतलब प्रेजेंट टाइम में उसकी आंखों में आंसू हैं। देखिए अगर कभी भी अगर किसी भी समास में दोनों पदों में अगर से कारक चिन्ह आ रहा है और अगर और अगर वह चीज उस व्यक्ति से जुड़ी हुई है या अगर जुड़ाव का भाव है, संबंध का भाव है, तो वहां पर आएगा आपका करण तत्व। जैसे देखो अश्रुपूर्ण में जो आंसू हैं वो आंखों से जुड़े हुए रहते हैं जब तक व्यक्ति अश्रुपूर्ण रहता है। परंतु यहीं अगर हम बात करें भय मुक्त की, तो आदमी जब भय से मुक्त, इसका मतलब आदमी और भय का कोई संबंध आपस में नहीं रह जाता है, भय अलग और व्यक्ति अलग। ठीक है, यहीं पर उसी के तर्ज में लिख लेते हैं, होता है भय युक्त। क्या होता है? भय युक्त। देखिए अकाल पीड़ित, इसका मतलब अभी जो अकाल है वो व्यक्ति के साथ में जुड़ा हुआ है, तो हो जाएगा अकाल से पीड़ित। तो यहां पर ये वाला जो से आया, यहां पर बताओ संबंध है कि यहाँ पर अपादान है कि करण है? तो आप कहेंगे सर जी करण है। क्यों? क्योंकि अकाल जो है वो अभी व्यक्ति उससे पीड़ित हुए हैं, इसका मतलब जो अकाल की स्थिति वो भी व्यक्तियों से जुड़ी हुई है। अगर यहीं पर लिख दिया जाए अकाल मुक्त, अगर मान लीजिए यहीं पर लिख दिया जाए, समझिएगा, यहीं पर लिख दिया जाए अकाल मुक्त, इसका मतलब क्या है? इसका भी विग्रह क्या होगा? अकाल से मुक्त। तो पहले बच्चे यहाँ पर आप ये देख रहे हैं कि जब अकाल पीड़ित या अकाल युक्त था तब तो यहाँ पर हो रहा था करण, लेकिन जैसे लिखा गया अकाल मुक्त, इसका मतलब अकाल और व्यक्ति का कोई संबंध नहीं रह गया, क्योंकि उस क्षेत्र से अकाल को खत्म कर दिया गया है या अकाल खत्म हो गया है। इसका मतलब अकाल मुक्त जो होगा वो अपादान होगा कि करण होगा? तो आप कहेंगे सर जी अपादान होगा, क्योंकि कोई भी संबंध नहीं बचा है। तो यहाँ पर आप समझते जाइए से के अंतर कैसे होते हैं। अगर हम भय मुक्त की बात, भय युक्त की बात करें तो हो जाएगा भय से। इसका मतलब है ये जो भय है ये अभी भी व्यक्ति के अंदर समावेशित है या व्यक्ति के अंदर अभी भी विद्यमान है, इसीलिए लिखा गया भय से युक्त। और लिखा जाए भय मुक्त, इसका मतलब भय और मुक्त, भय से किसी व्यक्ति को मुक्ति मिल गई, इसका मतलब भय से उसका संबंध टूट गया, इसलिए वहां पर अपादान होगा। लिखा है दयाद्र, तो हो जाएगा दया से आद्र। आद्र का मतलब होता है गीला। इसका मतलब कैसा? कोई व्यक्ति जिसके मन में बहुत दया होती है तो कहते हैं दयाद्र आदमी है। कैसा है? दयालु व्यक्ति है, मतलब इसके मन में, जहन में दया का भाव बहुत ज़्यादा है। अगर करें मोहांध, मोहांध हो जाएगा मोह से अंधा। इसका मतलब अंधा तो है, लेकिन काहे से अंधा? मोह से अंधा। यहीं पर अगर हम लिख दें मदांध, हमने लिखा मोहांध, हमने लिख दिया मदांध। अच्छा मोहांध नहीं, मोहांध लिखिए।
एक मिनट, मोहांध हमने लिखा मदांध, इसका मतलब है मद से। तो आप देख रहे हैं कि अंधा भी, अब देखो जैसे मोहांध है तो वो जो मुंह में अंधे की जो स्थिति है वो व्यक्ति के साथ में प्रॉपर चल रही है, इसलिए करण। और अगर अलग हो गया होता तो क्या हो जाता, तो आप कहेंगे तो सर जी हो जाता अधिकरण तत्पुरुष। तो अब लिखिए मदान, मद से अंधा, मद का मतलब अहंकार, अहंकार में जो अंधा होता है उसको कहते हैं मदान। इसका मतलब है प्रेजेंट टाइम में व्यक्ति जो है वो मद से अंधा है। बताइए ये बात जो हमने आपको बताई है आपके कहाँ तक समझ में आई है, और अगर समझ आई तो फटाक से इसका स्क्रीनशॉट कर लें, फिर हम आगे की बातों पर चर्चा शुरू करें। कर लिया? तो बच्चों ने कहा जी सर कर लिया। आप लोग फटाक से जैसे ही मैं हटा करूँ आप तुरंत ही इसका स्क्रीनशॉट करते जाइए, है ना, ताकि काम भी होता रहे और आपके नोट्स भी साथ साथ में बनते रहे। ये परिभाषाएं मैं इसीलिए लिखता हूँ ताकि प्यारे बच्चे, ये जो परिभाषाएं मेरा लिखने का सिर्फ एक ही तात्पर्य होता है ताकि आप जो नोट्स अपने घर में बना रहे हैं वो बहुत ही बेहतर तरीके से तैयार करें, ताकि बार बार आपको वीडियो देखने की आवश्यकता ना पड़े। और अगर होती है तो आप देख लीजिए, परंतु नोट्स बनाना अति आवश्यक होता है। कोई टीचर आपको नोट्स प्रोवाइड करा सकता है, लेकिन जो आप खुद से नोट्स बनाते हैं वो आपके जीवन में आपकी बहुत मदद करते हैं। तो ये बात हमेशा याद रखो। बात करें तीसरे की, तो तीसरा है संप्रदान। संप्रदान तत्पुरुष समास। जैसा कि आप सभी जान रहे होंगे कि इसका कारक चिन्ह क्या होता है, सबने बताया सर जी इसका जो प्रसर्ग होता है वो सर जी होता है के लिए। क्या होता है के लिए? तो पहले बच्चे अगर हम कहें कि आप यहाँ से परिभाषा बना सकते हो तो आप कहें बिल्कुल बना सकते हैं। क्या होगी परिभाषा? तो कहते हैं परिभाषा होगी ऐसा तत्पुरुष समास, ऐसा तत्पुरुष समास जिनके पदों के मध्य किचन का लोभ होगा तो आप कहेंगे कि के लिए परसर्ग का, परसर्ग बोले तो विभक्ति चिन्ह, परसर्ग का लोप रहता है। बात खत्म हो गई। तो परिभाषा इसकी बनाना बहुत ही कठिन बात नहीं है, आपको सिर्फ इतना लिखना है ऐसा तत्पुरुष समास जिनके दोनों पदों के मध्य जो भी परसर्ग हो लगा दो का लोप हो जाता है। अब देखिए इसके जो एग्जाम्पल हैं, इसके एग्जाम्पलों की बहुत ही ज़्यादा भरमार रहती है, इसके एग्जाम्पलों की बहुत ज़्यादा भरमार रहती है और ये काफ़ी हद तक पूछा भी गया है। भरमार किसी के एग्जाम्पल की कब आएगी? जब वो ज़्यादा पूछा गया होगा। तो देखिए जैसे हम लिखते हैं, जैसे पहला है रंगमंच, दूसरा है घुड़साल, अगला है छात्रावास, फिर है हवन सामग्री, फिर अगला है पान सामग्री, अगला है वाचनालय। क्या है? तो अगला है आपका वाचनालय। ठीक है, समझते जाइए। फिर है अगला है विद्यालय, फिर है व्यायामशाला। अब देखिए इनका हम करते हैं इसके बहुत सारे उदाहरण, लेकिन हम इतने का करते हैं। देखिए अगर हम बात करते हैं रंगमंच, तो ऐसा मंच जो किसके लिए है? रंग दिखाने के लिए, कला दिखाने के लिए है। तो आप कहेंगे कि रंग के लिए मंच। बहुत सही बात है, हो गया रंगमंच। ऐसे ही बात करें हम घुड़साल की तो हो जाएगा घोड़ों के लिए साला या साल।
ठीक, तो ऐसी जगह जहाँ घोड़े रहते हैं उसको कहते हैं घुड़साल। छात्रावास तो हो जाएगा छात्रों के लिए, छात्रों के लिए आवास, छात्रों के लिए आवास हो जाएगा। अगर हम बात करें हवन सामग्री की तो हो जाएगा हवन के लिए, हवन के लिए सामग्री। समझ रहे हैं कि नहीं? अगर हम बात करें पान सामग्री की तो हो जाएगा पान के लिए सामग्री। अगर हम बात करें वाचनालय तो हो जाएगा वाचन के लिए, वाचन मतलब भाषण, वाचन के लिए आलय, मतलब ऐसा आलय या ऐसी जगह या ऐसा घर। आलय का मतलब होता है घर, ऐसा घर जो किसके लिए है? वाचन के लिए पर्टिकुलर है, उसे कहते हैं वाचनालय। अगर बात करें विद्यालय की तो हो जाएगा विद्या के लिए, विद्या के लिए आलय। अगर हम बात करें व्यायामशाला की तो हो जाएगा व्यायाम के लिए शाला। शाला मतलब जगह, ठीक है ना? व्यायाम के लिए शाला। तो इस प्रकार से आपने देखा कि इसके जो उदाहरण होते हैं उनकी बहुत ज़्यादा भरमार है, परंतु उससे हमने कुछ उदाहरण आपको यहाँ पर अभी बताए कि अगर धर्मप्रधान तत्पुरुष समास में के लिए चिन्ह का जहाँ पर प्रसर्ग का लोप हो जाए वहाँ आप तुरंत समझ जाइएगा कि कहाँ कौन सा समास होता है, तो आप कहेंगे संप्रदान तत्पुरुष समास होता है। और जैसे कि इसमें देखो के लिए, सब में देखिएगा, इसमें भी देखो के लिए आ रहा है, इसमें भी के लिए आ रहा है, इसमें भी प्यारे बच्चे के लिए आ रहा है, इसमें भी के लिए, इसमें भी के लिए, इसमें भी के लिए और इसमें भी। तो आपने देखा कि इनके जो जब हमने समास विग्रह किए इसमें किसका लोप था? के लिए का लोप था। लेकिन जैसे इनके समास विग्रह किए तो के लिए हमारे उभर के हमारे सामने आ गया। तो बहुत ही जल्दी इसके स्क्रीनशॉट करिए, फिर हम आगे की चर्चा करें। हो गया? तो आपने कहा सर बिल्कुल हो गया। देखिए अब आगे की बात सुनिए। देखिए देखिए आगे प्यारे बच्चे हम बात करें, अगर चौथे की बात करें तो हो जाता है अधिकरण, अधिकरण तत्पुरुष समास। इसमें कौन आएगा? तो फिर से वही बात, आप जानते हैं कि जो अधिकरण गड़बड़ हो गया, अपादान पहले आएगा, अधिकरण नहीं आएगा, माफ करिए, पहले आएगा अपादान। ठीक है, अपादान हमें तो भाई क्रमशः ही पढ़ना है। देखिए अगर हम आपसे पूछें बताइए अगर हम बात करें अपादान तत्पुरुष समास की तो आप कहेंगे सर जी इसका भी कारक चिन्ह से तो होता है, लेकिन ये वाला से और कर्ण वाले से में अंतर होता है। हमने कहा कैसे? तो आपने कहा ये वाला जो से होता है ये हमेशा अलगाव का भाव देता है, हमेशा बिछड़ने का भाव देता है, इसलिए ये जो कारक चिन्ह होता है से ये अलगाव का भाव देता है, और जो कर्ण का कारक चिन्ह से होता है वो संबंधित रहने, जुड़े रहने का भाव देता है। अब बताइए, बार बार परिभाषा लिखने की आवश्यकता तो है नहीं। ऐसा तत्पुरुष समास जिनके दोनों पदों के मध्य से कारक चिन्ह का लोप हो जाता है उसे क्या कहते हैं? तो आप कह देंगे सर जी उसको कहा जाता है अपादान तत्पुरुष समास। जैसे इसके हम उदाहरणों पे बात कर लेते हैं। अभी अभी मैंने आपको बताया था, तो लिख लीजिए भय मुक्त, अकाल मुक्त, इंद्रियातीत। क्या हो जाएगा? तो अगला प्यारे बच्चे हो जाएगा इंद्रियातीत, फिर आगे हो जाएगा नरक भय। क्या हो जाएगा? अगला हो जाएगा प्यारे बच्चे नरक भय, फिर हो जाएगा आशातीत। इसी पे नीचे लिख लेते हैं, हो जाएगा आशातीत। देखिए इनका हम करते हैं।
हमने कहा कि आपसे अभी अभी हमने कहा था कि जब इनका विग्रह करेंगे, इनका विग्रह करते समय इनके शब्दों में आपको पर्याप्त रूप से ये नज़र आएगा, पर्याप्त रूप से आपको ये नजर आएगा कि अलगाव का भाव है। जैसे भय मुक्त, अगर भययुक्त होता मतलब किसी भी जो व्यक्ति है उसके हृदय में भय की उपस्थिति है, मतलब भय संबंधित है, परंतु जब वही व्यक्ति भय मुक्त हो जाता है प्यारे बच्चे, तो उसके हृदय से भय का भाव निकल जाता है, मतलब भय और व्यक्ति का अलगाव हो जाता है। इसीलिए जो इसका विच्छेद बनेगा, विग्रह बनेगा, वो हो जाएगा भय से मुक्त। ऐसे लिखा हुआ अकाल मुक्त, मतलब अकाल से मुक्त। यहीं पे एक शब्द और लिख सकते हैं प्यारे बच्चे, लिख सकते हैं रोग मुक्त। एक शब्द और लिख सकते हैं प्यारे बच्चे, हृदय हीन। ठीक है, क्या कर देते हैं, अगर हम बात करें इंद्रियातीत की, अतीत का मतलब होता है परे, अतीत का मतलब परे, तो इंद्रिया का मतलब इंद्रियों से, मतलब जो इंद्रियों से परे है। इसका मतलब जो इंद्रियां जान ही नहीं सके, मतलब इंद्रियों के कंट्रोल से बाहर है। कौन? ईश्वर है। जैसे इंद्रियातीत कौन है? तो प्यारे बच्चे इंद्रियातीत है हमारा ईश्वर, जो कि इंद्रियों के ज्ञान के बाहर है। ना ही उसको देखा जा सकता है, ना ही उसको सुना जा सकता है, और ना ही उसको महसूस किया जा सकता है, ना ही उसको छुआ जा सकता है। इंद्रियातीत का मतलब इंद्रियों से क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे? हो जाएगा इंद्रियों से अतीत। अतीत का मतलब बेटा, अतीत का मतलब होता है प्यारे बच्चे, मैं लिख भी देता हूँ, परे, इंद्रियों से परे। परे का मतलब जो अलग है। नरक भय हो जाएगा नरक से भय। आशातीत मतलब आशा से अतीत, जो आशा से परे है, हो जाएगा आशा से अतीत। अतीत का मतलब आप जान ही गए, परे, जिसकी मतलब कोई आशा न की गई हो। रोग मुक्त हो जाएगा रोग से मुक्त। आगे हम बात करें हृदयहीन, तो हो जाएगा हृदय से हीन, मतलब उसमें हृदय है ही नहीं। इसका मतलब है हृदय और उसका संबंध है ही नहीं, वो हृदय उसमें है ही नहीं। तो आपने ऐसे देखा कि ये जो अपदान तत्पुरुष है, इसके जो शब्द थे, आपने देखा किस प्रकार से इनमें अलगाव का भाव पहले से ही विद्यमान होता है। बस आपको सिर्फ देखना सुनना होता है। रोग मुक्त रोग से मुक्त हो जाएगा, हृदयहीन हृदय से हीन हो जाएगा, भय मुक्त भय से मुक्त हो जाएगा। इसका मतलब है जो आगे लिखी हुई वस्तु है उसका इससे कोई संबंध नहीं है, या पहले कभी संबंध रहा है लेकिन अभी संबंध नहीं है, तो वहाँ पर अपदान तत्पुरुष समास होगा। समझ गए? फटाक से स्क्रीनशॉट करिए। देखिए आगे देखेंगे। देखिए अगले की अगर हम बात करें तो अगला है आपका प्यारे बच्चे, जिसको आप कहते हैं संबंध तत्पुरुष समास। संबंध तत्पुरुष समास। देखिए जो संबंध तत्पुरुष समास होता है, इसके जो एग्जाम्पल होते हैं ये विगत वर्षों की परीक्षाओं में कम ही पूछे गए हैं, लेकिन फिर भी ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बन जाता है। क्योंकि अब बताइए, अगर हम बात पूछें कि इसका परसर्ग चिन्ह क्या होता है, तो आप तुरंत बताएंगे सर जी, अगर पूरे की पूछे तो काकी के, रारी रे, नानी ने, लेकिन परंतु यहाँ पर अगर हम प्रयोग की बात करें तो का, की, के का ही सिर्फ प्रयोग किया जाता है। तो आप लिखेंगे का, की और के। अगर हम इसके परिभाषा की बात करें प्यारे बच्चे, तो आप क्या लिखेंगे? तो आप कहेंगे सर जी हम लिखेंगे ऐसा तत्पुरुष समास, ऐसा तत्पुरुष समास जिसके दोनों पदों के मध्य जिनके दोनों पदों के मध्य का, की, के परसर्ग का लोप रहता है। आपने देख लिया, परिभाषा हो जाएगी
का की के इसका कारक चिन्ह होता है, परसर्ग चिन्ह होता है। तो ऐसा तत्पुरुष समास जिनके दोनों पदों के मध्य का की के परसर्ग का लोप रहता है क्या कहलाता है? तो संबंध तत्पुरुष समास कहलाता है। अब अगर प्यारे बच्चे हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो पहला तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा तुलसी माला। क्या हो जाएगा? तुलसी माला। अगले की अगर हम बात करें तो हो जाएगा चाय बागान। क्या हो जाएगा? चाय बागान। अगर हम अगले की बात करें तो आप लिख देंगे, आप लिखेंगे प्यारे बच्चे तुलसी माला, चाय बागान, और अगला आप लिख देंगे प्यारे बच्चे जिसको कहते हैं मंत्री परिषद। मंत्री परिषद, ठीक है। अब देखिए, अगर हम बात करें तुलसी माला की तो हो जाएगा तुलसी की माला। तुलसी माला होती है जो हम लोग अपने गले में धारण करते हैं, उसे कहते हैं तुलसी माला। तो तुलसी माला जो होती है ये संबंध में आती है, हो जाएगा तुलसी। अब के लिए माला नहीं है, तुलसी की माला होती है जिसको हम धारण करते हैं, तो हो जाएगा तुलसी की माला। आगे की बात करें चाय बागान तो हो जाएगा चाय के बागान। अगर हम मंत्री परिषद की बात करें हो जाएगा मंत्रियों की, क्या हो जाएगा? मंत्रियों की परिषद। मंत्रियों की परिषद। अगर हम आगे और एग्जाम्पलों पे बात करने की कोशिश करें प्यारे बच्चे तो आप सभी जानते हैं हो जाएगा पशु बलि। पशु बलि, नर बलि, ठीक है। अगर हम यहाँ पर पशु बलि या नर बलि की बात करें प्यारे बच्चे तो हो जाएगा पशु की बलि। पशु की बलि। लिखा हुआ है नर बलि तो हो जाएगा नर की बलि। समझ गए मेरी बात? तो इस प्रकार से आप समझ जाएंगे संबंध तत्पुरुष जो समास है वो काकी के का लोप रहता है। और तुलसी माला, चाय बागान, मंत्री परिषद, पशु बलि और नरबली आज इसके एग्जाम्पल हैं। जैसा कि आपने देखा कि इसमें देखिए, आप सभी देख रहे हैं कि इसमें किसका लोप है? की का इसमें लोप है, का इसमें लोप है, की का इसमें है, की का और इसमें भी है की का। तो अगर की के आदि का अगर लोप होता है किसी में तो उसमें संबंध तत्पुरुष समास होता है। समझ गए? तो आपने कहा सर हम बिल्कुल समझ गए। तो हमने कहा चलिए बेटा आगे वाले अपने चलते हैं, फटाक से इसका स्क्रीनशॉट करिए। देखिए अब हम आगे की बात करते हैं। हमारा जो लास्ट है आज का लास्ट और तत्पुरुष समास का भी जो लास्ट है वो है आपका अधिकरण तत्पुरुष समास। उसको भी पढ़ लेते हैं, उसके बाद में इस चर्चा को समाप्त करते हैं। देखिए प्यारे बच्चे, अगर हम अगले की बात करें, जो अगला है आपका वो है अधिकरण तत्पुरुष समास। देखिए अगर हम आपसे पूछें बताइए कि अधिकरण कारक के परसर्ग चिन्ह क्या थे, तो आप बिल्कुल तुरंत का तुरंत बता देंगे सर जी में और पर। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, में और पर थे। परंतु यहाँ पर अगर हम आपको, अभी तो हमने आपको पढ़ाया ही नहीं है कारक चिन्ह, लेकिन अगर हम आपको पढ़ाते तो हम आपको बताते कि जो अधिकरण चिन्ह के जो परसर्ग होते हैं में और पर होते हैं, ये किसी भी क्रिया के होने का आधार प्रदान करते हैं। तो आप समझते हैं, लेकिन फिर भी आप अभी आगे चल के समझेंगे। अगर हम इसकी परिभाषा की बात करें तो क्या हो जाएगा? प्यारे बच्चे लिख लेते हैं एक लाइन में, ऐसा तत्पुरुष समास जिसके दोनों पदों के मध्य में या पर परसर्ग का लोप रहता है। तो आपने परिभाषा देखी कि ऐसा तत्पुरुष समास
जिसके दोनों पदों के मध्य में या पर प्रसर्ग का लोप रहता है। जैसे एग्जाम्पल क्या होंगे? एग्जाम्पल होंगे जैसे लिखा हुआ है तीर्थाटन। क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है तीर्थाटन। अगले की अगर हम बात करें प्यारे बच्चे तो अगला हो जाएगा कवि पुंगव। अगला हो जाएगा मुनि श्रेष्ठ। अगला हो जाएगा वनवास। क्या हो जाएगा? अगला हो जाएगा आपका वनवास। फिर हो जाएगा आगे पांचवा हो जाएगा तल्लीन। फिर अगले की अगर हम बात करें तो तल्लीन का मतलब है कि तल्लीन का मतलब है तत् में लीन, और फिर हो जाएगा जलमग्न। क्या हो जाएगा? हो जाएगा जलमग्न। और एक बहुत ही लेटेस्ट एग्जाम्पल आने लगा है जिसको आप कहते हैं डिब्बा बंद। क्या कहते हैं? आप कहते हैं डिब्बा बंद। अब देखिए इनके अगर हम विग्रह की बात करें प्यारे बच्चे तो इनका विग्रह कैसे होगा? तीर्थाटन कैसे हो जाएगा? हो जाएगा तीर्थों में, इसको हटा देता हूं थोड़ा सा, हो जाएगा तीर्थों में आटन। इसका मतलब आटन का मतलब होता है घूमना। तीर्थों में आटन का मतलब घूमना। तीर्थाटन करने का मतलब होता है कि तीर्थ स्थानों आदि में घूमना। कवि पुंगव का मतलब होता है कवियों में पुंगव। पुंगव का मतलब होता है श्रेष्ठ। ये हो गया कवि पुंगव। अगर हम बात करें मुनि श्रेष्ठ की तो हो जाएगा मुनियों में श्रेष्ठ, जो कि किसको माना जाता है? माना जाता है इसको माना जाता है मुनिराज वशिष्ठ को। वशिष्ठ जी वही जो राम के गुरु थे, भगवान राम के। वनवास हो जाएगा वन में वास। तल्लीन हो जाएगा तत् में लीन। तत् क्या होता है? तल्लीन, तत् में लीन का मतलब होता है तत् के मतलब खुद में, लीन का मतलब मगन। खुद में मगन को क्या कहेंगे? तल्लीन कहेंगे। जलमग्न हो जाएगा जल में मग्न। बात करें हम डिब्बा बंद की, हो जाएगा डिब्बा में बंद। तो आपने अभी भी प्यारे बच्चे सब ने देखा कि इसमें कैसे आपने देखा कि इसमें लिखा हुआ है तीर्थों में अटन, में लगा हुआ है, में लगा हुआ है, में और में। आपने देखा कि यहाँ पर चूँकि अधिकरण तत्पुरुष समास के जो परसर्ग चिन्ह थे वो थे में और पर, और कैसे ही यहाँ पर सुंदर सा प्रयोग किया गया है। यहाँ पर तीर्थाटन, कवि पुंगव, मुनिश्रेष्ठ, वनवास, तल्लीन, जगमल और डिब्बाबंद, और इसके ढेर सारे और भी एग्जाम्पल होते हैं। तो हो सकता है कि अगर समास की जब क्लास ख़त्म हो तो हम एक साथ बहुत सारे एग्जाम्पल को लेकर भी एक क्लास करवा दें, लेकिन अभी तक आज तक हम यहीं तक रखते हैं। तत्पुरुष समास के सारे भेद खत्म हो चुके हैं, सारे भाग खत्म हो चुके हैं। हम ऐसे आशा करते हैं कि आपने पूरा जो टॉपिक होगा ये बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ा होगा, एंजॉय किया होगा। और मेरी आपसे एक ही गुजारिश रहती है कि अगर ये जो मैं नॉलेज आप तक पहुंचा रहा हूं, अगर आपको ये अच्छा लग रहा है, आपको ऐसा लगता है कि आपके लिए बेनिफिशियल है, आपके लिए मददगार है, तो हमारे हौसला अफजाई के लिए आप एक लाइक का बटन दबा दिया करिए, और अगर हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर भी करिए, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिले। और कमेंट तो ज़रूर करिए। मैं आपसे बार बार कहता हूँ कि वीडियो में कमेंट ज़रूर किया करिए। ऑफलाइन करिए, जब वीडियो सेव हो जाए या तो तब करिए, और या तो लाइव में भी करिए, क्योंकि हमें आपके जो कमेंट होते हैं उनका बहुत इंतज़ार रहता है। और आपके जो कमेंट होते हैं वो एक मरहम का काम करते हैं, एक ऑनिटमेंट का काम करते हैं, जो कि हमें फिर से प्रिपेयर करते हैं, तैयार करते हैं आगे के वीडियोस में मेहनत करने के लिए। तब तक के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट एक बार कर लें। और फिर मैं आपसे एक बात कहूँगा कि स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, परंतु अपनी पढ़ाई को बराबर सुचारू रूप से जारी रखिए, क्योंकि जीतता वही है जो आखिरी तक चलता रहता है। इसी आशा विश्वास के साथ में आज की क्लास को यहीं पर रोकते हैं। जय हिंद, नमस्कार।